हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा 7th चैप्टर चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा साइंस एंड फिलोसफी, द अरब्स कंट्रीब्यूशन। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है कि यूनिवर्सिटीज़ की शुरुआत हो चुकी थी, नए नए सब्जेक्ट लॉ मेडिसन इन सब को जो है पढ़ाया जाने लगा था वहाँ पे। ठीक है। और आज का जो टॉपिक है साइंस फिलोसफी और जो अरब्स का कंट्रीब्यूशन है वो टॉपिक हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट स्टेंजा के अंदर क्या बताया गया है? Much of writings of the Greeks and Romans had been familiar to the monks and clergymen through the Middle Ages. जितनी भी राइटिंग्स थी ग्रीक्स की या रोमन्स की, उनसे पहले ही फैमिलियर हो चुके थे जितने भी मोंक्स थे। मोंक्स कौन? जो भिक्षु लोग होते थे और जो क्लर्जीमैन होते थे, कब से? जब मिडल एज से ही। बट दे हैड नॉट मेड दिस वाइडली नोन, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसका ज़्यादा प्रचार नहीं किया, फैलाया नहीं इस नॉलेज को ज़्यादा। In the 14th century, many scholars began to read translated work of Greek writers like Plato and Aristotle. अब 14th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था जो भी ट्रांसलेटेड वर्क था ग्रीक राइटर्स का, जैसे कि प्लेटो थे और जो एरिस्टोल और अरस्तु थे। इन्होंने जो ट्रांसलेट किया था, मतलब जो ग्रीक और जो रोमन काम था उसको दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर जो ट्रांसलेट कर दिया था, तो उनको ये लोग पढ़ते थे। For this they were indebted not to their own scholars but to Arab translators who had carefully preserved the translated ancient manuscripts. अब इन सब के लिए ये लोग इंडेप्टेड होगा भाई, सिर्फ ऋणी नहीं थे किनके, जो अपने इनके विद्वान थे सिर्फ उनके ही ऋणी नहीं थे, बल्कि जो अरब ट्रांसलेटर थे, मतलब जिन्होंने अरब लोगों ने जो ट्रांसलेट करके इसको लिखा हुआ था और बल्कि उसको बहुत ही सावधानी से प्रिजर्व भी करके रखा हुआ था। किसको? जो भी ट्रांसलेटेड एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। ठीक है, तो उन सब के ये ऋणी थे। सेकंड स्टेंजा के अंदर क्या बताया गया है? वाइल सम यूरोपियन स्कॉलर्स रीड ग्रीक इन अरेबिक ट्रांसलेशन, जबकि कुछ जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे वो पढ़ते थे ग्रीक लैंग्वेज को अरेबिक ट्रांसलेशन में जो लिखा गया था। द ग्रीक ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन स्कॉलर्स फॉर फर्दर ट्रांसमिशन टू अदर यूरोपियन। अब जो ये ग्रीक ट्रांसलेटेड जो काम था अरेबिक के अंदर या पर्शियन लैंग्वेज के अंदर, तो इसके अंदर स्कॉलर्स जो थे अरेबिक और पर्शियन स्कॉलर्स, वो उसका प्रसार कर रहे थे यूरोपियंस के बीच में। दीज वर्क दीज वर वर्क ऑन नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसन एंड केमिस्ट्री। अब ये जो काम किया जा रहा था किन सब्जेक्ट्स पर किया जा रहा था? साइंस पर, मैथमेटिक्स पर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और केमिस्ट्री पर। अब ये जो टॉलमी अल्मेजेस्ट है, टॉलमी का नाम आपने सुना, कौन थे ये इन्होंने काम किया था, यहाँ बताया गया ब्रैकेट में आपको, एस्ट्रोनॉमी पे इन्होंने काम किया था। इन्होंने 114 सेंचुरी के अंदर ग्रीक में इस सबको लिखा था और बाद में ट्रांसलेटेड किया गया था इसी काम को अरेबिक लैंग्वेज के अंदर। तो अब इसके बारे में क्या बता रहे हैं यहाँ पे? जो टॉलमी है, कैरीज द अरेबिक डिफाइंड आर्टिकल अल, इन्होंने एक अरेबिक आर्टिकल जो था उसको लिखा था अल को, विच ब्रिंग्स आउट द अरेबिक कनेक्शन, जो क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? एक अरेबिक कनेक्शन को दिखाता है। अमंग द मुस्लिम राइटर्स who were regarded as men of wisdom, मुस्लिम जो राइटर्स के बीच में जिनको कि ये कहा जाता था कि ये बहुत ही ज़्यादा विद्वान है इटालियन वर्ड के अंदर, वो कौन थे? इबन सिन्ना। इबन सिन्ना कौन थे? एन अरब फिजिशियन, एक अरब फिजिशियन थे और फिलोसफर थे बुखारा में, सेंट्रल एशिया के अंदर। और सेकंड क्या है? अल राजी, जो कि ऑथर थे मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया के। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बताया इन्होंने? इबन रुशद जो थे एन अरेबिक फिलोसफर ऑफ स्पेन, जो कि अरब फिलोसफर थे स्पेन के अंदर। ट्राइज टू रिजॉल्व द टेंशन, इन्होंने जो टेंशन थी उनको रिजॉल्व कर उसको सॉल्व करने की कोशिश की, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। किसके बीच में जो टेंशन थी? बिटवीन फिलोसफिकल नॉलेज, जो भी फिलोसफिकल नॉलेज थी उसके बीच में, और जो भी रिलीजियस बिलीफ्स के बीच में जो टेंशन थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की थी। किसने? इबन रुशद ने।
हिज मेथड वॉज अडॉप्टेड बाय क्रिश्चियन थिंकर्स। उसके जो इब्न रुशद के जो मेथड थे उनको अडॉप्ट किया था क्रिश्चियन थिंकर्स ने। नेक्स्ट जो है हमारा, ह्यूमनिस्ट रीच्ड आउट टू पीपल इन अ वैरायटी ऑफ वेज। अब जो ह्यूमनिस्ट थे ये लोगों तक पहुंच रहे थे बहुत सारे तरीक़ों से, थ्रू द कैरिकुला इन यूनिवर्सिटीज़ continue to be dominated by law, medicine and theology। अब जो कैरिकुला था, कैरिकुला क्या, जो पाठ्यक्रम जो होता है ना आपका, कैरिकुलम जिसको बोल देते हो आप, क्या सिलेबस है, तो यूनिवर्सिटीज़ का उनको कंटिन्यू मतलब कि लगातार दबदबा उस पर बना हुआ था, किसका, लॉ का, मेडिसिन का, और थियोलॉजी। थियोलॉजी होता है धर्मशास्त्र, जो धर्म की जो शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो था उनका पाठ्यक्रम के अंदर लॉ होता था, मेडिसिन की पढ़ाई करवाई जाती थी और धर्मशास्त्रों की पढ़ाई जो है वो करवाई जाती थी। ये जो ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट था स्लोली बिगेन टू बी इंट्रोड्यूस इन द स्कूल्स। बहुत ही धीरे धीरे इसको जो था इंट्रोड्यूस किया गया था स्कूल्स के अंदर। सिर्फ इटली में ही नहीं बल्कि जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज थे उनमें भी, मतलब एकदम से जो है इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। जो नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 58 पे हमारा है आर्टिस्ट एंड रियलिज्म। आर्टिस्ट और रियलिज्म। रियलिज्म क्या होता है, यथार्थ, एकदम सच्चाई वाली जो पिक्चर बनाना या मूर्तियाँ बनाना, वो सब इस डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, फॉर्मल एजुकेशन वॉज नॉट ओनली वे थ्रू विच द ह्यूमनिस्ट शेप द माइंड ऑफ देयर एज। सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा यही एक तरीका नहीं था जिसके के द्वारा जो ह्यूमनिस्ट हैं वो अपने माइंड, उस समय जो माइंड था उनको किसी प्रकार से उस समय कोई शेप दे रहे थे आर्ट, बल्कि साथ में किसका योगदान था, आर्ट का, आर्किटेक्चर का और बुक्स का। ठीक है, ये सब चीज़ें भी, जो आर्ट, आर्किटेक्चर और जो बुक्स थी, ये वंडरफुली अफेक्ट इन ट्रांसमिटिंग ह्यूमनिस्ट आइडिया। ये भी बहुत ही वंडरफुल तरीके से इफ़ेक्टिव थी प्रचार करने में किसके, ह्यूमनिस्ट आइडियाज़ को। नेक्स्ट है हमारा, आर्टिस्ट वर इंस्पायर्ड बाय स्टडिंग वर्क ऑफ द पास्ट। अब जो ये आर्टिस्ट थे, यहाँ पे देखो एक पिक्चर आपको दिखाई गई है, यहाँ पर ये क्या दिखाया गया इस पिक्चर के अंदर, मैरी होल्डिंग द बॉडी ऑफ जीसस। जो जीसस, ये जो मैरी है, मैरी ने क्या है, जीसस की जो बॉडी है उसको अपनी गोद में उठाया। इस प्रकार की एक जो मूर्ति है, ये किसी आर्टिस्ट पियाटा जो है उस आर्टिस्ट की है ये। तो इसमें ये दर्शाया गया है और एकदम रियलिस्टिक सी लगती है जो ये मूर्ति है। तो अब आगे क्या बताया गया इस पैराग्राफ के अंदर, आर्टिस्ट वर इंस्पायर्ड बाय स्टडिंग वर्क ऑफ द पास्ट। जो आर्टिस्ट थे वो इंस्पायर्ड थे किससे, जो पास्ट का काम है उसको स्टडी कर करके उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। द मटेरियल रिमेन्स ऑफ रोमन कल्चर वर सोट विद एज मच एक्साइटमेंट एज एंशिएंट टेक्स्ट। अब जो भी मटेरियल जो रोमन कल्चर के जो मिलते थे वो उससे क्या होता था कि जैसे एंशिएंट टेक्स्ट की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी, इसी प्रकार से उनकी भी एक्साइटमेंट होती थी। 1000 ईयर्स आफ्टर द फॉल ऑफ रोम, 1000 साल के बाद जब रोम का पतन हो चुका था, फ्रेगमेंट्स ऑफ आर्ट वर डिस्कवर्ड इन द रूइन ऑफ द एंशिएंट रोम एंड द अदर डेजर्टेड सिटी। जो फ्रैगमेंट से मतलब कि जो भी कुछ मिल रहा था टुकड़ों में, आर्ट के टुकड़े वगैरह जो भी मिल रहे थे, कहाँ पर उनको ढूंढा गया, जो भी ख़त्म हो चुके प्राचीन रोम था उसके अंदर, या जो भी खाली कर दिए गए शहर थे रोम के, उनके अंदर मतलब आर्ट की इस तरह की चीज़ों को ढूंढा जाने लगा। देयर एडमायरेशन फॉर द फिगर of perfectly proportioned men and women sculpture so many centuries ago made Italian sculpture want to continue that tradition। अब जो ये स्कल्पचर मूर्ति जो है जिसके अंदर मैन और वुमेन की एकदम से परफेक्टली फिगर को शो किया गया है, इससे इससे बहुत ज़्यादा इसको आदर दिया गया। और जो इटालियन मूर्तिकार थे वो कंटिन्यू रखना चाहते थे इस ट्रेडिशन को। इन 1416 डेंटेलो broke new ground with his lifelike statues। अब 1416 के अंदर जो डैंटेलो थे उन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत की
एकदम से लाइफ लाइक स्टैचूज बना के, मतलब एकदम से रियल जैसे एकदम संजीव स्टैचू बनाकर उन्होंने नई एक परंपरा की शुरुआत की। आर्टिस्ट कंसर्न टू बी एक्यूरेट वॉज हेल्प बाय द वर्क ऑफ साइंटिस्ट। अब जो आर्टिस्ट जो चाहते थे कि एकदम से एक्यूरेट जो चीज़ें चाहते थे, भाई मूर्ति में एकदम से जैसे ये एकदम ही है, ये वाली जो फिगर में आप देखोगे एकदम से एक्यूरेट सारी शेप आए, तो उसके लिए क्या था, इस काम में हेल्प की किसने, साइंटिस्ट्स ने। टू स्टडी बोन स्ट्रक्चर की स्टडी करके आर्टिस्ट वेंट टू लेबोरेटरीज ऑफ मेडिकल स्कूल्स। अब इन सबको करने के लिए क्या हुआ, आर्टिस्ट कहाँ पर गए, जो मेडिकल स्कूल्स की लेबोरेटरीज थी वहाँ पर गए। एंड्रियोस वेसोलियस जो कि एक बेल्जियन थे और एक प्रोफेसर थे मेडिसिन के एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पडुआ, पडुआ की जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर, वॉज द फर्स्ट डिसेक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, एक सूक्ष्म परीक्षण जो करना होता है ना, एकदम बारीकी से परीक्षण किया था, किसका, ह्यूमन बॉडी का। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न फिजियोलॉजी। और यही सबसे पहले यही शुरुआत हुई थी, जैसे इन्होंने परीक्षण किया एंड्रयू वेस्लियस ने, जो कि प्रोफेसर थे मेडिसिन के पडुआ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ह्यूमन बॉडी का। तो यहीं से किस चीज़ की शुरुआत हुई थी, मॉडर्न फिजियोलॉजी की। जो शरीर होता है ना, बॉडी होती है जो पूरी उसकी, भाई किस प्रकार से वो काम करती है, क्या उसकी साइंस है, तो ये सारी इसकी यहीं से शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है आपका, पेंटर्स डिड नॉट हैव ओल्डर वर्क टू यूज़ एज मॉडल। अब जो ये पेंटर्स थे, इनके पास कोई पुराना ऐसा काम नहीं होता था, भाई कोई ऐसा नमूना देखना, भाई हाँ पुराना ऐसा बना हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं होता था जिसको कि एक मॉडल के तौर पे ये इस्तेमाल कर सकें। बट दे लाइक स्कल्पचर्स पेंटेड एज रियलिस्टिकली एज पॉसिबल। लेकिन उन्होंने जो है मूर्तियाँ बनाई या पेंट की एकदम से इस प्रकार से जितनी भी वो संजीव बन सकती थी, पॉसिबल हो सकती थी, भाई जितनी भी एकदम रियल दिखे वो। दे फाउंड that a knowledge of geometry helped them understand perspective, and that by noting the change of quality of light, their picture acquired three-dimensional quality। अब उनको क्योंकि नॉलेज हो चुकी थी किसकी, ज्योमेट्री की, जिससे उनको हेल्प मिली एकदम से सही दृश्य भी क्या है, पर्सपेक्टिव है क्या, भी क्या उन्होंने बनाना है, एकदम सही शेप का उनको ये पता चलता था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, नोटिंग, भाई नोट किया कि क्या जो लाइट की क्वालिटी है उसमें किस प्रकार से चेंजेस आने से क्या असर होता है। और इससे क्या हुआ, पिक्चर्स एक्वायर्स थ्री डायमेंशनल क्वालिटी। और जो पिक्चर्स वो बनाते थे उनको मिला 3D इफेक्ट, जैसे तुम कहते हो ना, 3 डायमेंशनल क्वालिटी जो थी वो पिक्चर्स को मिलनी शुरू हो गई। द यूज़ ऑफ ऑयल एज अ मीडियम फॉर पेंटिंग। अब जो ऑयल को वो यूज़ कर रहे थे किस लिए, पेंटिंग के मीडियम के तौर पर। ऑल्सो गिव ए ग्रेटर रिचनेस ऑफ कलर टू पेंटिंग देन बिफोर। अब उससे भी क्या हुआ, एक पेंटिंग को बहुत ज़्यादा रिचनेस मिलने लगी थी पहले की बजाय। अब मतलब अच्छी पेंटिंग जो थी वो बननी शुरू हो गई थी। इन द कलर्स एंड डिज़ाइंस ऑफ costumes in many paintings there is evidence of the influence of Chinese and Persian arts made available to them by the Mongols। अब यहाँ पर जो भी पिक्चर वो जो बना रहे थे, उनके जो कलर थे, जो डिज़ाइन थे उनके कपड़ों के, और बहुत सारी पेंटिंग्स के अंदर उस पर किसका प्रभाव मिला है, जो भी चाइनीज़ से या पर्शियन आर्ट्स का जो है, चाइनीज़ आर्ट का और पर्शियन आर्ट का उस पर असर देखने को मिला है। और मेड अवेलेबल ये क्यों हुआ है, किसकी वजह से, मंगोलों की वजह से। दस एनाटॉमी, ज्योमेट्री, physics as well as a strong sense of what was beautiful gave a new quality to Italian art। अब इसी प्रकार से एनाटॉमी जो शारीरिक विज्ञान था
और ज्योमेट्री की जो इनको नॉलेज हो चुकी थी, फिजिक्स की नॉलेज हो चुकी थी, और साथ ही साथ इनको ये भी पता था कि क्या चीज़ सुंदर है। इससे क्या हुआ, एक नई क्वालिटी मिली किसको, इटालियन आर्ट को, विच वॉज टू बी कॉल्ड रियलिज्म, जिसे क्या कहा गया, रियलिज्म कहा गया, एंड विच कॉन्टिन्यूड टिल द 19th सेंचुरी, और ये लगभग 19th सेंचुरी तक कंटिन्यू रही। तो आज ये टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा आर्किटेक्चर का, वो नेक्स्ट वीडियो में, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेना। थैंक यू।